हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन ऑफ द फिजिक्स। तो लास्ट टाइम हम मिराज का कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है। और मिराज में मैंने आपको एक वीडियो भी उसके रिलेटेड दिखाया था। मिराज क्या होता है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। व्हाट इज द मिराज? मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ओके, which generally forms in hot summer days, in which we sees a pool of water, or the road appears wet at a certain distance from us, okay, that is called as mirage, okay. मिराज, देखिए मिराज क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन formed due to टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये ऑप्टिकल इल्यूजन फॉर्म होता है। formed in hot summer days। जनरली ये कब हमें दिखाई देता है? समर सीजन में, जब टेम्परेचर ग्राउंड का हाई है, ओके। ऑप्टिकल इल्यूजन फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फॉर्म जनरली इन हॉट समर डेज, ओके, in which at a small distance from observer, small distance from observer, road appears to be wet, okay। मिराज में क्या होता है? ऑब्जर्वर से थोड़े से डिस्टेंस पर, ऑब्जर्वर के आगे थोड़े से डिस्टेंस पर क्या होता है? वहां पे एक पूल ऑफ वाटर है, वाटर का एक पुल है, या फिर रोड वहां पे वेट है, ऐसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं मिराज, ठीक है। अभी मिराज फॉर्मेशन किस तरह से होता है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? सपोज दिस इज द लेवल ग्राउंड, ओके, सो दिस इज द लेवल ग्राउंड, ठीक है। एंड it is a hot summer day, and in a hot summer day what is going to happen here? In hot summer days temperature of ground is high, okay, so ground का temperature अगर high है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे suppose these are different layers of the air, air के different layers यहाँ पे हैं, ठीक है। so the air layer which is in contact with the ground will have high temperature, okay, higher temperature, ठीक है। हॉट समर डेज में देखिए ग्राउंड क्या होता है? हॉट होता है। देयरफॉर सपोज दिस आर नंबर ऑफ एयर लेयर्स, एयर के डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? द एयर लेयर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, इट इज एट द कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर, क्योंकि ग्राउंड से उसको हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड द एयर लेयर व्हिच इज अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर जो एयर लेयर है, ओके, व्हिच इज एट द लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे ग्राउंड के नजदीक टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ग्राउंड से दूर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। नाउ सपोज हियर देयर इज अ ट्री लाइक दिस, हियर देयर इज अ ट्री लाइक दिस इज अ ट्री, एंड सपोज अ रे फ्रॉम द ट्री, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द ट्री, सन से क्या हो जाएंगे? इस ट्री पर रेज इंसिडेंट हो जाएंगे, एंड सम रेज विल ट्रैवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ कंसीडर द रे which is reflected from this tree and traveling in the downward direction. Downward direction में travel होने वाला ray किस तरह से travel करेगा? It will travel from denser medium to rarer medium continuously. Okay, the ray which is traveling towards ground is continuously moving from denser medium to rarer medium. It is continuously moving from denser to rarer medium ना, क्योंकि लो टेम्परेचर के लिए क्या होता है? We know that टेम्परेचर हैज इट्स इफेक्ट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर का इफेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर होता है। लो टेम्परेचर पर म्यू क्या होता है? मोर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, एंड हाई टेम्परेचर म्यू क्या होता है? लेस होता है, म्यू इज लेस एट हाई टेम्परेचर।
म्यू इज मोर एट लो टेम्परेचर। तो ऊपर का एयर जो है वो डेंसर रहेगा, टेम्परेचर कम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ये डेंसर मीडियम। Okay, so upper air layers are always a denser medium, and higher temperature means mu less. Mu less means it is rarer medium. Okay, so when a ray is traveling towards ground, it is continuously moving from denser to rarer, denser to rarer, denser to rarer, denser to rarer. It is moving like this. So therefore, what will happen? It will continuously bends away from the normal. Correct है ना? ये देखिए, सपोज ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे सपोज रेयर मीडियम है, रे इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये ऊपर वाला डेंसर है तो नीचे वाला रेयर, इससे और थोड़ा सा रेयर, इससे और थोड़ा सा रेयर, इससे और थोड़ा सा रेयर। सो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है यहाँ पे, रे इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। Okay, and when a ray of light is traveling from denser to rarer medium, it will bend away from normal. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ray will continuously bend. The ray which is traveling towards ground, it will not travel in a straight line. ग्राउंड की तरफ जाने वाला रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली बेंड होता रहेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड एट अ सर्टेन एयर लेयर, एक सर्टेन एयर लेयर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन द क्रिटिकल एंगल। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे नीचे 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 जाता जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, यहाँ पे सपोज ये नेक्स्ट लेयर है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ओके, और एक नेक्स्ट लेयर है तो वहां पे एंगल इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो डाउनवर्ड मूविंग रे है, जैसे नीचे ट्रेवल करेगा, हर एक लेयर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, एंड एट अ सर्टेन लेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ray is trying to move from denser to rarer medium, and angle of incidence is more than critical angle. So therefore what will happen, in spite of going down now, it will reflected back in the same denser medium. It will reflected back into the same denser medium, and this ray will appears to come from this point. ये जो reflected ray ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो इस ट्री का क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे इमेज बन जाएगा। ओके, सो इमेज विल फॉर्म हियर लाइक दिस, इमेज ऑफ द ट्री विल फॉर्म बिलो लाइक दिस। ठीक है, इसको बोलते हैं मिराज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, लेकिन कोई वाटर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, यहाँ पे मिरर लाइक सरफेस है या फिर वाटर है, जिससे क्या हो रहा है, ये रे जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड इस ट्री का इस वाटर में क्या हो रहा है, फुल ऑफ वाटर में यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। ऐसा ऑब्जर्वर को इल्यूजन हो जाएगा, ऑप्टिकली इल्यूजन हो जाएगा, एंड इसी को बोलते हैं मिराज। ठीक है, तो मिराज समझ में आएगा, देखिए। ओके, मिराज का कैसे फॉर्मेशन होता है समझ में आया कि देखिए, या फिर रिपीट करना पड़ेगा, इफ इट इज रिक्वायर्ड आई एम गोइंग टू रिपीट। और एक बार रिपीट करता हूं, देखिए वंस अगेन। सो दिस इज अ लेवल ग्राउंड, ओके। So suppose it is a hot summer day and therefore temperature of ground will be high. Ground का temperature high है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे suppose these are different air layers. These are a number of air layers. ठीक है, तो ग्राउंड के नजदीक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर नियर ग्राउंड विल बी हायर। ओके, यहाँ पे हायर टेम्परेचर रहेगा, एंड द टेम्परेचर अवे फ्रॉम ग्राउंड, ओके, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर रहेगा, लोअर टेम्परेचर। ओके,
लो टेम्परेचर मतलब म्यू मोर, क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, किसी भी मीडियम का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो यहाँ पे म्यू लेस रहेगा। टेम्परेचर कम मतलब म्यू मोर, तो म्यू लेस मतलब इट इज अ रेयर मीडियम। तो नीचे वाला लेयर जो है, नीचे वाला लेयर है वो रेयर मीडियम रहेगा, एंड अपर लेयर विल बी ऑलवेज अ डेंसर। मतलब टू सक्सेसिव लेयर्स हमने कंसीडर किए, टू एडजेसेंट लेयर हमने कंसीडर किए, तो ऊपर वाला डेंसर नीचे वाला रेयर। वंस अगेन दिस टू कंसीडर किया तो ये डेंसर ये रेयर, ये दो कंसीडर किया तो ये डेंसर ये रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर। ओके, तो हमेशा दो एडजेसेंट एयर लेयर्स हमने कंसीडर किए, तो ऊपर वाला क्या होता है, थोड़ा सा डेंसर मीडियम होता है, नीचे वाला थोड़ा सा क्या होता है, रेयर मीडियम होता है। सपोज हियर देयर इज अ ट्री लाइक दिस, यहाँ पे सपोज एक ट्री है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ ट्री, एंड सनलाइट इस ट्री पर इंसिडेंट करेगा, सनलाइट इस ट्री पर इंसिडेंट करेगा ना, एंड ये वन रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्री विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ट्री क्या करेगा, सनलाइट को सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें से एक रे कंसीडर करते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रे ट्रैवल कर रहा है, व्हाट विल हैपन टू दैट रे, इट विल कंटीन्यूअसली बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, एंड इन स्पाइट ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा नीचे, वो क्या होता रहेगा, इसका कंटीन्यूअसली इस तरह से बेंडिंग होता रहेगा, इट विल कंटीन्यूअसली बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। एक कर्व्ड पाथ रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके, व्हेन a ray is traveling from dense to rare medium, what will happen, it will bend away from normal like this. Okay, and therefore ray continuously bend away from normal, and therefore हर एक लेयर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहेगा, उससे ज्यादा थोड़ा सा नीचे, नीचे वाली लेयर पर थोड़ा सा ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके नीचे वाली लेयर पर और थोड़ा सा ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दिस वे एंगल ऑफ इंसिडेंस will go on increasing continuously, and a certain layer, finally at a certain layer what will happen, यहाँ पे angle of incidence will become more than the critical angle. At a certain layer angle of incidence will become more than critical angle, and the ray will be reflected in upward direction. यहाँ पे reflection हो जाएगा as if there is a pool of water, यहाँ पे मिरर है या फिर वाटर है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, सपोज ऑब्जर्वर इज एट दिस प्लेस, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो रे है वो कहां से आता हुआ दिखाई देगा। ओके, इट विल अपीयर दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, जैसे इस एक पॉइंट के लिए हो रहा है उसी तरह से ट्री के सभी पॉइंट के लिए हो जाएगा, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक ट्री का इमेज बन जाएगा like this, like there is a pool of water here, इसको बोलते हैं मिराज। ओके, समझ में आया कंसेप्ट। तो वंस अगेन कैसे लिखना है, देखिए, इन हॉट समर डेज टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड इज हाई, एंड देयरफॉर एयर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड हैज हाई टेम्परेचर, एंड above air or upper air layers are at the low temperature. Therefore what will happen, upper air is a denser medium and lower air is a rarer medium. Upper air is a denser medium and lower air is a rarer medium. Okay, now consider a ray traveling towards ground, consider a ray traveling towards ground. Now this ray will continuously travel from denser to rarer, denser to rarer, denser to rarer medium, correct है ना? The ray will continuously travel denser to rarer medium, and therefore it will continuously bend away from normal. Therefore it will bend continuously away from normal, and therefore angle of incidence will go on increase, it will go on continuously increasing. Angle of incidence will go on increasing continuously, and at a certain layer, एक certain layer पर क्या हो जाएगा, angle of incidence will become more than critical angle. Angle of incidence will become more than critical angle, and total internal reflection takes place, and that ray appears to come from the pool of water, okay, or come from below the ground, and therefore image of that tree or that object will form below the ground. Okay,
So observer will have illusion that there is a pool of water here, okay, and he can see some water here in which he is going to see the image of that tree. इसको बोलते हैं मिराज. Okay, any doubt in case of मिराज? अभी बताइए मिराज में कुछ डाउट है क्या? जैसे मिराज का कंसेप्ट है वैसे ही लूमिंग का कंसेप्ट है. लूमिंग ठीक है. लूमिंग, अभी लूमिंग क्या होता है देखिए, टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया गया है. लूमिंग क्या होता है देखिए, इट इज वंस अगेन एन ऑप्टिकल इल्यूजन. फर्स्ट पॉइंट विल बी एज इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. दिस इज आल्सो फॉर्म ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, दिस फॉर्म्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड ये जो है, ओके, सो इट इज एन इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन. दिस इज फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट इज फॉर्म इन कोल्ड कंट्रीज. कोल्ड कंट्रीज में ही ये फॉर्म हो सकता है. ओके, एंड इसमें क्या होता है, जो भी चीज ग्राउंड पर है उसका हमें इमेज, इन्वर्टेड इमेज स्काई में दिखाई देता है. ओके ओके, सो ऑब्जर्वर सीज एन इन्वर्टेड image of object placed on ground in sky. मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, ग्राउंड पर रहेगा. ऑब्जेक्ट रहेगा ग्राउंड पर, लेकिन उसका इन्वर्टेड हमें स्काई में मिलेगा, ऊपर मिलेगा. ओके, उसको बोलते हैं लूमिंग. लूमिंग किस तरह से होता है देखिए. सो वंस अगेन दिस इज अ सरफेस, ओके, दिस इज द ग्राउंड. तो इन कोल्ड कंट्रीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोल्ड कंट्रीज में यहाँ पे ग्राउंड का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा. टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड विल बी वेरी लेस. सपोज दीज आर द एयर लेयर्स. वंस अगेन दीज आर द एयर लेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इट विल हैव लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. उल्टा हो जाएगा यहाँ पे. एंड ऊपर वाला जो एयर है इट इज एट हाई टेम्परेचर. ओके, दिस इज एट लो टेम्परेचर, दिस इज एट दी हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, लो टेम्परेचर मतलब क्या रहता है, डेंसर मीडियम ना. तो यहाँ पे नीचे डेंसर मीडियम रहेगा. ओके, लोअर एयर विल बी डेंसर मीडियम एंड अपर एयर विल बी द रेयर मीडियम. इन दिस केस अपर एयर क्या रहेगा, रेयर मीडियम रहेगा. सपोज यहाँ पे एक शिप है लाइक दिस. सपोज देयर इज अ शिप लाइक दिस. दिस इज अ शिप. ठीक है, now consider a ray which is reflected from this ship and which is traveling in upward direction like this. शिप पर सनरेज इंसिडेंट होंगे. सनरेज इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सभी डायरेक्शन में. अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला एक रे कंसीडर कीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला रे. अभी ये रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, the ray is continuously moving from denser to rarer, denser to rarer, denser to rarer, denser to rarer. It is continuously moving from denser to rarer medium and therefore what will happen, it will bend away from normal. तो यहाँ पे देखिए नीचे डेंसर है अभी एंड ऊपर रेयर मीडियम है. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट रे traveling from denser to rarer medium, it will bend away from normal like this. So in spite of going straight, the ray will travel like this. It will bend in the downward direction. Correct है ना? It will bend like this. And once again, what will happen? As the ray is traveling from one layer to another layer, angle of incidence will go on increasing. And at a certain layer, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे रे ऊपर जाता रहेगा वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा. एंड फाइनली एट अ सर्टेन लेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा. एंड देयरफॉर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब जो रे अभी ऊपर जा रहा था, मिराज में क्या होता है, जो रे नीचे जा रहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर जाता है. एंड यहाँ पे लूमिंग में क्या होता है, उल्टा होता है. जो रे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे ट्रेवल करेगा। एंड सपोज हियर देयर इज अ ऑब्जर्वर, यहाँ पे ग्राउंड पर सपोज एक ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो रे है तो यहां से आता हुआ, इधर किधर से आता हुआ इल्यूजन हो जाएगा, उसको अपीयर होगा। एंड इसका इन्वर्टेड इमेज, ओके, इसका इन्वर्टेड इमेज उसको स्काई में मिलेगा। तो ये जो शिप है जो सरफेस पर है उसको स्काई में भी दिखेगा, इसको बोलते हैं लूमिंग। So mirage and looming are similar phenomena. Mirage generally formed in hot summer days, looming formed in cold days or cold countries. तो यहाँ पे मिराज होने के लिए कंडीशन क्या है, लोअर एयर शुड बी एट हायर टेम्परेचर, हायर एयर शुड बी एट लोअर टेम्परेचर, तभी मिराज हो सकता है। एंड लूमिंग होने के लिए लोअर एयर शुड बी एट लोअर टेम्परेचर एंड अपर एयर शुड बी एट हायर टेम्परेचर। ओके, ठीक है। सो मिराज में क्या होता है, ऑब्जर्वर से सर्टेन डिस्टेंस पर हमें वहां पे रोड वेट है ऐसा दिखाई देता है। एंड वी फाइंड दैट देयर इज और ऑब्जर्वर थिंक्स दैट देयर इज अ पूल ऑफ वाटर लाइक दैट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मिराज। एंड लूमिंग में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सरफेस पर है उसका इन्वर्टेड इमेज उसको स्काई में दिखाई देता है, वही ऑब्जेक्ट उसको स्काई में भी दिखाई देगा, उसको बोलते हैं लूमिंग। So any doubt in this case, mirage and looming में कुछ डाउट है क्या, बोलिए। So these are the two phenomena which takes place due to the total internal reflection. मिराज में नीचे जाने वाला रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर जाता है, एंड लूमिंग में ऊपर जाने वाला रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, So this is all about total internal reflection. Okay, तो कुछ लेक्चर पहले हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा, पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट एंगल है दैट इज क्रिटिकल एंगल, उसका कंसेप्ट देखा। एंड उसके बाद हमने टीआईआर के कुछ यूजेस भी देखे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। यूजेस कौन से थे टीआईआर के, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, दीज आर द यूजेस जो एक्चुअली हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड टीआईआर की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल फेनोमेनन जो घटित होते हैं, ओके, दीज आर मिराज एंड लूमिंग, वो हमने देखा। ओके, इसके साथ हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे। ओके, सो दिस इज ऑल related to the total internal reflection. Okay, now we are moving to the next part of this chapter, that is ray optics, that is refraction through prism. Okay, so prism से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। Okay, refraction through prism, next part. Refraction through prism, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का पार्ट अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए पहले हमें प्रिज्म एंड प्रिज्म के रिलेटेड कुछ टर्म स्टडी करने पड़ेंगे। अभी प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म, दिस इज बेसिकली a triangular prism, there are different types of prism, उसमें से triangular prism ओनली हम स्टडी कर रहे हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। देखिए प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड, क्या है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, बाउंडेड बाय 2 रेक्टेंगुलर फेसेस, सॉरी 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 3 rectangular faces and 2 triangular faces, okay, that is called as prism. Prism is a transparent solid which is bounded by 3 rectangular faces and 2 triangular faces. हाँ,
अभी प्रिज्म का मैं एक डायग्राम निकालता हूँ। डायग्राम किस तरह से रहेगा देखिए, डायग्राम विल बी लाइक दिस। So this is the prism. This is inside edge. Okay, so this is the prism. इसको बोलते हैं prism. ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रिज्म है ना, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेसेस कहाँ पे रहेंगे, दिस वन इज द रेक्टेंगुलर फेस जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, उसके बाद बॉटम का एक रेक्टेंगुलर फेस एंड पीछे वाला बैक साइड का एक रेक्टेंगुलर फेस। So in this way 3 rectangular faces will be there and 2 triangular faces will also be there. This is the first triangular face and this is the second triangular face. इसको बोलते हैं prism, ठीक है। So transparent solid, it must be transparent क्योंकि हम रिफ्रैक्शन इसका स्टडी करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन होने के लिए वो सॉलिड क्या होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। So transparent solid bounded by 3 rectangular faces and 2 triangular faces is called as prism, ठीक है। ये तो प्रिज्म का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रिज्म के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज टर्म्स है, दैट इज प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। Principal section of the prism. Next term related to the prism is principal section of the prism. अभी principal section of prism क्या रहेगा, when this prism is cut perpendicular to its length. So this will be the length ना, this will be the length of the prism, ठीक है। When this prism is cut perpendicular to its length, the section that we get is called as principal section of the prism. Okay? इस प्रिज्म को परपेंडिकुलर टू लेंथ हमने कट किया तो हमें एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन, उस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए प्रिंसिपल सेक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना प्रिंसिपल सेक्शन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये चॉक है, ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस चॉक। सपोज इस चॉक को मैंने बीच में से कट किया, कट करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका सेक्शन मिलेगा। तो इस चॉक का सेक्शन क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, इस चॉक का प्रिंसिपल सेक्शन क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस चॉक का प्रिंसिपल सेक्शन सर्कल रहेगा। उसी तरह से मुझे अभी बताइए, इस प्रिज्म को परपेंडिकुलर टू लेंथ मैंने ऐसा कट किया बीच से, तो यहाँ पे सेक्शन मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल सेक्शन क्या मिलेगा मुझे। ओके, बताइए। When this prism is cut perpendicular to length, what will be its principal section? It will be automatically a triangle, correct है ना, it will be a triangle। When prism is cut perpendicular to length, perpendicular to its length, section obtained, okay, section obtained is called as principal section. Okay, section called is section produced, the section obtained is called as principal section of the prism. तो ये principal section जो रहेगा ना, इस तरह से रहेगा, it will be a triangle. This is the principal section. There should not be any doubt. Next term related to prism is refracting edges. Refracting edges. ओके, अभी इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एजेस क्या रहेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिंग एजेस। The edge or the surface from which refraction takes place.
जिस सरफेस पर, इस प्रिज्म के जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो जाएगी एंड जहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म है, तो लाइट क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे या फिर इस साइड पर इंसिडेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से भी लाइट इंसिडेंट कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड से भी लाइट इंसिडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एज एंड ये जो एज है, एज या फिर सरफेस, उसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिंग एज, ओके, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक प्रिज्म को कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस रहेंगे, 1 and 2, 1 and 2 विल बी देयर, क्योंकि ये तो ग्राउंड पर रहेगा, बिकॉज प्रिज्म वी आर गोइंग टू कीप द प्रिज्म ऑन पर्टिकुलर सरफेस ना। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो एज है वो ग्राउंड पर रहेगा एंड देयरफॉर रिफ्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम द टू एजेस ओनली। तो रिफ्रैक्टिंग एजेस हर एक प्रिज्म को, हर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एजेस कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, लाइक दिस, ओके। Age from which refraction takes place, from which refraction takes place, age from which refraction takes place, that is called as refracting age, okay। इसको नेमिंग करता हूं, this is the first, this is the second, so these are the two refracting ages, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एजेस समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द बेस। तो बेस मतलब क्या रहेगा, देखिए, द सरफेस ऑन विच प्रिज्म रेस्ट, ओके, जिस सरफेस पर प्रिज्म रेस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस विल बी द बेस, ओके। द सरफेस on which prism rests, okay, surface on which prism rests is called as base। टर्म समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म क्या रहेगा, यहाँ पे जो एंगल है ना, इस एंगल को बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। सो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एजेस, ये जो दो एजेस है ना, इनके बीच में जो फॉर्म होने वाला एंगल है, या फिर एंगल अपोजिट टू बेस, बेस के अपोजिट जो एंगल रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे। एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग एजेस of prism, okay, or angle opposite to base of prism, angle opposite to base, angle opposite to base of prism, okay, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। सो दीज आर द टर्म, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टडी करने के लिए ये टर्म्स आपको पता होना जरूरी है। These are the important terms related to the prism. Okay, so we are going to study how the refraction is going to take place through the prism. But before that, you should know all this term. Okay, definitely. So what is the prism? Once again, देखिए, what is the prism? Prism is a transparent solid, जिसमें क्या रहेंगे, 3 rectangular faces रहेंगे, 2 triangular faces रहेंगे. Shape of the 3-dimensional shape of this prism will be like this. उसके बाद प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म मतलब क्या होता है, इस प्रिज्म को मैंने परपेंडिकुलर टू लेंथ कट किया, तो जो सेक्शन मुझे मिलेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। सो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म विल बी अ ट्रायंगल, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एज, प्रिज्म के जिस सरफेसेस से, ओके, प्रिज्म के जिस एजेस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एजेस। तो यहाँ पे
इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो सकता है या फिर इस सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एजेस। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो आपका ये जो वन रेक्टेंगुलर फेस आपको दिख रहा है ना, ये रहेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर बैक साइड वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, बेस द सरफेस ऑन व्हिच प्रिज्म रेस्ट, ये बॉटम का जो सरफेस है ना रेक्टेंगुलर सरफेस, इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल बिटवीन refracting edges, angle between refracting edges of the prism is called as refracting angle, or the angle which is opposite to base is called as refracting angle। तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उसको हमेशा कैपिटल ए से ही डिनोट करना है। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ऊपर वाला एंगल, एपेक्स वाला एंगल, वो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है, ऊपर वाला जो एंगल रहता है ना, वो एंगल, ओके, उसको हमेशा कैपिटल ए से ही डिनोट करना है। ओके, दैट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, ये टर्म समझ में आ गया क्या? देखिए अभी इसके आगे वाला पार्ट प्रिज्म का स्टडी करने वाले हैं, ये टर्म समझ में आ गया ना, प्रिज्म के टर्म्स। एनी डाउट इन द टर्म रिलेटेड टू द प्रिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पहले पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरह से होते हैं, वहां पे कौन से एंगल रहेंगे, उसका हम डायग्राम निकालने वाले हैं। ओके, सो डायग्राम विल बी लाइक दिस। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ओके, इस प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म जो है ना, उसको लेबल करते हैं एबीसी। ABC is the principal section of the prism। यहाँ पे जो एंगल है ना, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल। सपोज a ray of light is incident on the left refracting surface, लेफ्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB जो है उस पर हमने क्या किया है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज PQ will be the incident ray and यहाँ पे रहेगा ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस AB। ठीक है, suppose this is point Q, so PQ is the incident ray and यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना, उसको क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूंगा, angle between incident ray and the normal, so this is the angle of incidence I। okay, now what will happen, rays moving from rarer medium to the denser medium, क्योंकि denser medium का जो मटेरियल रहेगा वो हमेशा डेंस मटेरियल रहेगा, वो डेंस रहेगा ना, सॉरी प्रिज्म का जो मटेरियल रहेगा वो डेंसर मीडियम रहेगा। सो बाहर रेयर मीडियम, अंदर डेंसर मीडियम। ओके, सो रेज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, करेक्ट है ना, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट। तो रे ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने के बजाय तो क्या क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज़ दिस इज द नॉर्मल। ओके, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। उसके बाद यहां पे इंसिडेंट होने के बाद वंस अगेन यहां पे मैं नॉर्मल निकालता हूं, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इट इज परपेंडिकुलर टू AC है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो QR, दिस QR विल बी द रिफ्रैक्टेड रे। QR क्या रहेगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, करेक्ट है ना, QR इज अ रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे एट पॉइंट R व्हाट इज हैपनिंग, वंस अगेन the ray is moving from denser medium to rarer medium। at point R once again the ray is moving from denser to rarer medium and therefore it will bend away from normal। this is the original direction। okay, this is the original direction and this is the final direction, it will bend away from normal like this, correct है ना। तो ये रहेगा RS, तो PQ रहेगा इंसिडेंट रे, QR रहेगा रिफ्रैक्टेड रे एंड RS को क्या बोलेंगे हम, बताओ RS को क्या बोल सकते हैं, व्हाट RS इज कॉल्ड एज, RS इमर्जेंट रे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। एंड ये आपका हो जाएगा
total angle of deviation. Okay, this will be the total angle of deviation here. ठीक है, तो यहां पे देखिए PQ क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद Q2R क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद R2S, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल करेगा उसको बोलूंगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां पे जो एंगल है उसको बोलूंगा R1 एंड यहां पे जो एंगल है इसको बोलूंगा R2। सो दीज आर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। Okay, so according to diagram, I will be the angle of incidence, E will be the angle of emergence, E will be the angle of emergence, and R1 R2 क्या है यहाँ पे, R1 and R2 are, R1 and R2 क्या रहेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेंगे। तो R1 R2 क्या हो जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो एंगल रहेगा इसको क्या बोलूंगा मैं, बताओ इसको क्या बोलूंगा। यहाँ पे जो रेड कलर में जो एंगल दिखाने जा रहा हूं, ओके, इसको क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल रहेगा, क्योंकि देखिए दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, ओके, ओरिजिनल एंड फाइनल डायरेक्शन। तो by how much amount the incident ray is going to change the direction, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 एंड ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। मतलब Q पॉइंट पर डेविएशन हो जाएगा डेल्टा 1, क्योंकि जहां पे रिफ्रैक्शन होता है वहां पे डेविएशन होता है, ठीक है ना। एंड R पॉइंट पर डेविएशन हो जाएगा डेल्टा 2, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। So this is original and this is final. So this is the delta 2. Delta 1 and delta 2 will be the angle of deviations. And ये जो एंगल है इसको क्या बोलूंगा, ये एंगल यहाँ पे जो एंगल है, this is the original direction of incident ray. This is the final direction of the emergent ray. तो ओरिजिनल से फाइनल तक जो टोटल डेविएशन होता है उसको बोलूंगा जस्ट डेल्टा, टोटल डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे डेविएशन जो है Q पॉइंट पर हो जाएगा, R पॉइंट पर भी हो जाएगा, एंड देयरफॉर ड्यू टू दिस टू डेविएशन टोटल डेविएशन विल बी डेल्टा। अभी आप क्या मुझे बता सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इन तीनों में क्या रिलेशन रहेगा, डेल्टा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में रिलेशन क्या रहेगा, क्या आप बता सकते हैं। फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है ना, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा बताइए, एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट है ना। और लॉजिकली हमने थिंक किया तो भी आंसर वही आ सकता है। पहले पॉइंट पर डेविएशन हो रहा है डेल्टा 1, दूसरे पॉइंट पर डेविएशन हो रहा है डेल्टा 2, दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज है, तो उनका हम एडिशन कर सकते हैं। टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, या फिर फ्रॉम दिस ट्रायंगल आल्सो, ये जो ट्रायंगल इस तरह से डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे एंगल डेल्टा है, ये एंगल यहाँ पे डेल्टा 1 है, यहाँ पे डेल्टा 2 है, like this that diagram is there, okay। तो this is the exterior angle, exterior angle कितना रहता है, sum of these two angles, and therefore क्या हो जाएगा, डेल्टा is equal to डेल्टा 1 plus डेल्टा 2 हो जाएगा, okay, करेक्ट है ना। अभी देखिए from this diagram I am going to write some equations and these number of equations are very important। यहाँ पे देखिए अभी from diagram
अभी देखिए फ्रॉम डायग्राम, ये फर्स्ट रिलेशन तो हमने देख लिया कौन सा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं हम, बिकॉज डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज, इसको क्या बोलूंगा मैं अभी, ए बी सी, इसको बोलता हूं डी एंड इसको बोलता हूं ई। जो क्यू ई आर जो ट्राइंगल है, क्यू ई आर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एंड देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ठीक है, अभी और एक चीज मुझे यहाँ पे बताइए, आई डेल्टा वन आर वन, ये तीनों में क्या रिलेशन है, आई डेल्टा वन आर वन, इन तीनों में क्या रिलेशन है बताइए। रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक रहेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है, वही कंसेप्ट है। या फिर डायरेक्टली फ्लो करना है तो ये क्रॉस है, क्रॉस, तो दिस टू आर अपोजिट एंगल्स, ओके, जितना आई रहेगा उतना ही डेल्टा वन प्लस आर वन रहेगा। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन रहेगा, या फिर डेल्टा वन के लिए क्या लिखूं मैं, डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन लिख सकता हूं, एंड डेल्टा टू के लिए क्या लिख सकता हूं बताओ, डेल्टा, सिमिलरली डेल्टा टू के लिए, ये डेल्टा टू यहाँ पे जो एंगल है ना, इस तरह से डायग्राम में दिखाई देता है कि देखिए यहाँ पे ई है एंड यहाँ पे डेल्टा टू है, यहाँ पे आर टू है, तो जितना एंगल यहाँ पे रहेगा उतना ही टोटल एंगल यहाँ पे रहेगा। सो डेल्टा टू प्लस आर टू इज इक्वल टू ई, सो डेल्टा टू इज इक्वल टू ई माइनस आर टू, E माइनस R2। तो इस डेल्टा वन डेल्टा टू को इस इक्वेशन में मैं डाल देता हूं, एंड देयरफॉर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इन द प्रिज्म, प्रिज्म का जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा, ये यहाँ का डेविएशन, वो क्या रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, मतलब इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, I प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू, I प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस ई माइनस इन ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन इन द प्रिज्म I प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू इन ब्रैकेट। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट अप टू दिस, कुछ डाउट है क्या बोलिए। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कैसे आ गया, समझ में आ गया क्या। उसके बाद डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन आ जाएगा, डेल्टा टू इज इक्वल टू ई माइनस आर टू आ जाएगा, एंड देयरफॉर ये डेल्टा वन डेल्टा टू का वैल्यू हमने डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वेशन में रख दिया है। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए एंड डी का सम कितना हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी और कुछ इक्वेशन, ए एंड डी, ये दो जो एंगल है, डी एंगल इतना है, ए एंगल इतना है, इन दोनों का सम कितना हो सकता है, ए एंड डी का सम, इन दो एंगल का सम कितना हो सकता है। इन दो एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, देखिए हमने ए क्यू डी आर, ये क्वाड्रिलैटरल हमने कंसीडर किया, क्वाड्रिलैटरल, ओके। सो इन क्वाड्रिलैटरल ए क्यू डी आर, यहां पे इन एनी क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना रहता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स 360, मतलब एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर, ये कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ओके। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम रहता है 180 डिग्री, ट्राइंगल का तीन एंगल, एंड क्वाड्रिलैटरल का जो 4 एंगल होता है उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही रहता है, 360 डिग्री। अभी उसमें से एंगल क्यू हमने देखा, क्यू मतलब ये टोटल एंगल इतना वाला क्यू एंगल, ए क्यू डी आर ना,
तो यहाँ पे ये एंगल, ये सरफेस ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे Q एंगल 90 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे R एंगल जो है ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला R एंगल, ये भी 90 डिग्री रहेगा। ये Q एंगल एंड R एंगल, these are 90 90 90 90 मतलब 180 180 राइट हैंड साइड को जाएगा, 360 माइनस 180 मतलब 180। सो A प्लस D इसका सम होता है 180 डिग्री। A plus D is only remain ना, A plus D will be equal to 180 डिग्री, करेक्ट है? A plus D 180 डिग्री। अभी बताइए R1 R2 एंड D इनका सम कितना होता है? R1 R2 एंड D, ये ट्राइंगल जो है ना QDR, ये ट्राइंगल R1 R2 एंड D, इन तीन एंगल का सम कितना रहेगा? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 रहता है। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस D इस तरह से लिखता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन राइट? A प्लस D 180 है एंड R1 प्लस R2 प्लस D भी 180 है। तो फ्रॉम दिस टू रिलेशन व्हाट वी कैन प्रूव? क्या प्रूव करना पड़ेगा? क्या प्रूव कर सकते हैं? यहाँ पे 180 है, 180 है, यहाँ पे dd है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? A must be equal to R1 plus R2 होना ही चाहिए। ओके, A is equal to R1 plus R2। तो ये चीज आपको हमेशा अभी ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज? देखिए, जितना एंगल यहाँ पे होता है ना, उतना ही एंगल इन दोनों का सम होता है। ओके, इन दोनों का सम होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको बहुत जरूरी है। जितना एंगल यहाँ पे रहेगा उतना ही एंगल R1 प्लस R2 का रहेगा। सपोज मैंने ऐसा डायग्राम निकाला, सपोज डायग्राम इज लाइक दिस, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे सपोज 35 डिग्री है, 35, R1 35 है, A 60 है, R2 कितना हो जाएगा बताइए? R2 कितना हो जाएगा? ये 60 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है अभी, ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम अभी ध्यान में रखने वाले हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म जो रहते हैं ना, वो कितना एंगल रहता है? R1 एंड R2 दोनों का हमेशा सम रहता है, ठीक है? So A is equal to R1 plus R2 and R1 plus R2 यहाँ पे, ये यहाँ पे रख सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? डेल्टा इज इक्वल टू फ्रॉम दिस टू रिलेशंस, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A। तो ये एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे रिमेंबर करना है, I प्लस E इज इक्वल, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, या फिर I प्लस E is equal to A plus delta, I plus C is equal to A plus delta। मतलब ये एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है एंड ये एंगल पता है, तो यहाँ का एंगल हमेशा आप निकाल सकते हैं। ओके, इफ दिस टू एंगल्स आर नोन टू अस एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब A हमें पता है, कैपिटल A, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये निकाल सकते हैं। मतलब I plus E is always equal to A plus delta होता है, I plus E is always equal to A plus delta। So in prism formula ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, I plus E is equal to A plus delta and कौन सा? A is equal to R1 plus R2। I plus E is equal to A plus delta and A is equal to R1 plus R2। ये समझ में आ गया क्या? देखिए, कभी कभी आपको थ्योरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट I plus E is equal to A plus delta, I plus C is equal to A plus delta। ये आपको प्रूव करने के लिए कभी कभी बोला जाता है, ठीक है? इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए। तो आज के लेक्चर में हमने प्रिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा है। ओके,
और उसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला A इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है, R1 प्लस R2 रहता है, एंड I प्लस E इज इक्वल टू ऑलवेज क्या रहता है, A प्लस डेल्टा रहता है। These are two very important formulae to solve the problems of the prism. A is equal to R1 plus R2 आता है, A is equal to R1 plus R2 आता है, A हमेशा इन दो एंगल का सम रहता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम, एंड I plus E is equal to A plus डेल्टा रहता है। I plus E is equal to A plus डेल्टा। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी इसके आगे रिलेटेड टू प्रिज्म यहाँ पे और दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है,